अगर ऐसी कोई बात डिस्कस करने वाली नहीं तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लेक्चर से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आई बेसिकली जस्ट वांटेड टू आस्क के ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस थे, डेफिनेटली एक ऑन्कोलॉजी का तो आना ही होता है, दैट इज वन ऑफ द नेसेसरी मॉड्यूल्स। लेकिन उसमें कोई डिफिकल्टी या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको हुआ? ओके, अब हम इसको शेयर कर लेते हैं, मैं शेयर करती हूँ और उसके साथ फिर हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। वो इस तरफ कर दें ताकि वो उसका ब्लॉक ना उसको, हाँ, बिल्कुल एक साइड पे है। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक आप लोगों ने कल बताया था, ये उसका मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की थी, तो क्योंकि ये बातें शायद जुबानी आपको समझ ना आता, तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव समझने की जरूरत है कि इसमें क्योंकि ये टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन इन स्टेजिंग, मॉडिफिकेशन इन ट्रीटमेंट्स और डिफरेंट जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं उसमें आती रहती हैं और उसके पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है। तो इसमें जस्टिफिकेशन ये थी कि क्योंकि अब तक जो हम सर्जरीज करते रहे या जो हमारे आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियल सीए, तो प्राइमरी एम इज द सर्जरी एंड देन लेटर ऑन फॉलोड बाय द एडजुवेंट थेरेपी। लेकिन उसके बावजूद रिकरेंस इज क्वाइट कॉमन, प्रोग्नोसिस उसमें उसके साथ बार दफा रिलेट नहीं कर रहा होता। तो ऐसा क्यों है? बेसिकली मॉलिक्यूलर टाइपिंग या जो बाकी जो मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजिंग है, वो इसी इन्हीं चीजों पे बेस की जाती है कि व्हाट इज द फॉलो अप, कि जो आपके जहन में जो आपने स्टेज, पहले सबसे पहले तो आपने स्टेज करना होता है डिजीज को और उसके बाद ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होती है। दैट इज द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड सो फार, कि उसके हिसाब से हम कर रहे होते हैं। लेकिन रिकरेंस उसके बावजूद हो जाती है, बावजूद इसके कि आपने बार दफा स्टेज 1 में कंप्लीट सर्जरी भी की होती है, उसकी लिम्फ नोड सैंपलिंग भी की होती है, सब कुछ किया होता है। तो इसमें क्या वजह है और इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो इसमें जो चीज जो नई क्लासिफिकेशन में डाली गई थी वो ये कि इससे पहले जो हम स्टेजिंग करते थे उसमें हिस्टोलॉजिकल टाइप्स एंटर नहीं थी। यानी उसमें अगर स्टेज 1 का ही आप देख लें तो उसमें लिमिटेड टू द यूट्रस, अब उसमें एंडोमेट्रियम के साथ में लिमिटेड है या मायोमेट्रियम, हाफ ऑफ मायोमेट्रियम एंड मोर देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम, वो उसी पे बेस करता था। लेकिन उसमें हिस्टोलॉजिकल टाइपिंग कभी भी उसमें उसका हिस्सा नहीं रही थी। तो दैट इज वन चेंज। क्योंकि जो एग्रेसिव ट्यूमर्स और जो नॉन एग्रेसिव ट्यूमर्स हैं, डेफिनेटली इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उनका प्रोग्नोसिस फर्क होता है, उसका सर्वाइवल रेट फर्क होता है, उसमें रिकरेंस रेट फर्क होता है, उसमें लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन फर्क होती है। क्योंकि जो वो वाली मेलिग्नेंसीज जिसमें एग्रेसिव हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप है उसमें लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाती है एज कंपेयर टू द नॉन एग्रेसिव ट्यूमर्स। तो ये है इसका जो बेसिकली एम है। अब अमूमन जो हम समझते हैं कि उसमें सर्वाइवल या प्रोग्नोसिस या रिकरेंस रेट को डिटरमिन करने वाले फैक्टर इज वन ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स which was never entered into the staging process, molecular never a part of this staging process, और अभी भी इसको पार्ट नहीं बनाया गया, हिस्टोपैथोलॉजिकल को हिस्सा बनाया गया नई क्लासिफिकेशन में, बट दिस इज एन एडिशनल थिंग which if added can determine the targeted therapy more precisely। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो इसके अलावा ये बाकी सारी चीजें भी हैं, जो कि हम बहुत सारी चीजें बायोमार्कर्स को हमने कभी उसका हिस्सा नहीं बनाया हुआ, लेकिन ये बेसिकली वो मॉर्बिडिटीज हैं जिसको हम कहते हैं कि इसमें प्रोग्नोसिस किसी में अच्छा या बुरा। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टेजिंग का हिस्सा कभी भी नहीं रहे, तो इसलिए ये एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो अभी तक जो ओल्ड स्टेजिंग थी वो सब आपको पता ही है कि स्टेज वन में 1A 1B है, वही 50%, लेस देन 50 एंड मोर देन 50%। और स्टेज 2 और 3 इसको हम इंडिविजुअली भी आगे जाके चेक वो कर लेंगे। अब जो एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव टाइप्स हैं उनको जरा देखना जरूरी है कि टाइप 1 अमूमन वो होती हैं जो नॉन एग्रेसिव में समझी जाती हैं। जैसे ये जो एक जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम, यानी ओबेसिटी है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, जहाँ पे इंक्रीज ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, बिकॉज ईस्ट्रोजन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल इस कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल इन सारी चीजों में हाई होता है। तो वो वाला है जो टाइप 1 में आता है या नॉन एग्रेसिव टाइप में आता है। टाइप 2 या एग्रेसिव टाइप में ऐसा कोई चीज नहीं होती। इसमें ये कोमॉर्बिडिटीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमन ये एसोसिएशन नहीं है। इसका ग्रेड लो होता है, इसका ग्रेड हाई होता है। Hormone receptor expressions are present in non-aggressive types, and that is why they can be dealt with later on by hormonal therapy, जबकि इसमें नहीं होते। और इसमें जो हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप है, दिस इज एंडोमेट्रॉइड टाइप, जबकि ये नॉन एंडोमेट्रॉइड टाइप है। इसमें अमूमन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने में आता है, जो हम बाद दफा जो हम एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं, एंड प्रिकर्सर इसका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ही होता है। जबकि ये बाद दफा एट्रोफिक एंडोमेट्रियम पे भी हो जाता है, जो नॉन एंडोमेट्रॉइड टाइप है। तो ये सीरस क्लियर सेल कार्सिनोमा इसका एक हिस्सा होते हैं। अगर हम जीनोमिक स्टेबिलिटी देखें, यानी जीन्स की स्टेबिलिटी या उसका जो सेल पैटर्न है, क्रोमोसोमल पैटर्न है, तो ये डिप्लॉयड होते हैं। इसमें जेनेटिक स्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है, इंस्टेबिलिटी कम होती है। तो ये ज्यादातर डिप्लॉयड होते हैं, जबकि एन यूप्लॉयड यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करता है, इसीलिए ये सेल जो सेल की मल्टीप्लिकेशन है दैट इज बियॉन्ड एनी कंट्रोल। इसमें अब ये एक मॉलिक्यूलर टाइपिंग है। मॉलिक्यूलर टाइपिंग का मतलब ये है, एक मिनट जरा फोन सुनिए। हेलो, वैष्णव, हाँ जी, जरा ठहर के कर लेती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली जो P53 है, दिस इज वन ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस या मॉलिक्यूलर टाइप है, जिसको हम आगे जाके जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये वो वाली चीज है जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव समझी जाती है, यानी अमंग द मॉलिक्यूलर टाइपिंग या अमंग द जेनेटिक वेरिएशंस, जो P53 है, बस इसको ऐसे ही याद कर लें, इसकी डिटेल करने की जरूरत नहीं। वो सबसे एग्रेसिव जीन होता है। तो ये ये इसमें टाइप 1 में ये नहीं होता। और टाइप 1 में और तरह की म्यूटेशंस हो सकती हैं जो इतनी खतरनाक नहीं होती, जबकि टाइप 2 में ये कॉमनली होता है। तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट्स, प्रोग्नोसिस इन टाइप 1 इज बेटर एज कंपेयर टू द प्रोग्नोसिस इन टाइप 2 ट्यूमर्स। अब जो नई क्लासिफिकेशन उसमें बहुत सारी नई स्टेजेस भी बनाई गई हैं, यानी सब स्टेज बेसिकली, स्टेज मेन स्टेज तो वही होगी, स्टेज 1 से लेके 4 तक, लेकिन इसमें उन डिफरेंट स्टेजेस में नई सब स्टेजेस ऐड कर दी गई हैं, जिससे हमें उसका प्रोग्नोसिस डिफाइन करने में हेल्प मिलती है। तो और प्रोग्नोसिस भी और उसके उसके हिसाब से, अब सपोज एक स्टेज 1 में खाली हम अगर ये स्टेज 1A है, तो उसमें तो हमें जरूरत नहीं है, हम उसमें एडजुवेंट थेरेपी देने की, पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की तो जरूरत नहीं होती है अमूमन। लेकिन फर्ज किया उसमें P53 हमने आइडेंटिफाई कर लिया, या सपोज कि वो एग्रेसिव ट्यूमर है, ये दोनों ही है ना जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन चेंज हुई है। तो हम बावजूद इसके कि वो स्टेज 1A 1B क्यों ना हो, हम उसको पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देंगे जरूर, हालांकि रूटीन में वो हिस्सा नहीं होता। तो
that determines surgical radiation and the systemic therapy. Systemic therapy में immunotherapies, immune modulators आ जाते हैं। तो अब हम इसको वन बाय वन पहले स्टेज क्या थी और अब स्टेज क्या है। तो ओल्ड स्टेज 1 में 1A था और 1B था। 1A में एज यू ऑल नो लेस देन 50% है और 1B में मोर देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम। और अब जो स्टेज 1 है इसमें ओवरऑल इट इज कन्फाइंड टू द यूट्राइन कॉर्पस एंड ओवरी। अब आपको ये हैरानी होगी सुन के कि ओवरी क्यों। तो ओवरी बेसिकली, इसको हम आगे चल के भी देखते हैं, ओवरी इज यूनिलैटरल ओवरी और इसमें ये वो है जो कि नॉन एग्रेसिव ट्यूमर है और उसमें सिर्फ एक साइड की ओवरी इन्वॉल्व हो तो भी वो स्टेज 1 में आ जाएगा। लेकिन अगर यही एग्रेसिव ट्यूमर हो तो ये बावजूद इसके कि ये एक ओवरी है, ये सीधा सीधा स्टेज 3 में चला जाएगा। अब इसमें स्टेज 1A में बेसिकली था डिजीज लिमिटेड टू द एंडोमेट्रियम या फिर इसमें मायोमेट्रियम में जो है वो लेस देन 50% ऑफ इन्वेजन। तो लेकिन इसमें स्टेज 1A का एक हिस्सा ये भी है कि ये नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप हो, जरूरी, ये जरूरी है कि नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिक एंडोमेट्राइट टाइप ट्यूमर हो ये, तो हम इसको स्टेज 1A कहेंगे बावजूद इसके कि वो सिर्फ एंडोमेट्रियम तक इन्वॉल्व है। और अगर ये इसके नॉन एग्रेसिव की जगह एग्रेसिव आ जाए तो बावजूद इसके कि वो लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम है, वो स्टेज उससे अप स्टेज हो जाएगी, यानी स्टेज एक उसकी 1C में आ जाएगा, जिसको हम बाद में भी देखते हैं। अब स्टेज वे 1A1 नॉन एग्रेसिव अब हर जगह पे लिखा हुआ है, यानी नॉन एग्रेसिव का मतलब वही एंडोमेट्रॉइड टाइप है। तो नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप लिमिटेड टू एन एंडोमेट्रियल पॉलिप और कन्फाइंड टू द एंडोमेट्रियम। स्टेज 1A2 में अगेन वही हिस्टोलॉजिकल टाइप है, लेस देन हाफ ऑफ द एंडोमेट्रियम विद नो और फोकल लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन, यानी जो लिम्फ वेसल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो जो स्टेज 1B तक है वो नॉन एग्रेसिव ट्यूमर है, बस ये इसमें याद रखने वाली बात है। बाकी लेस देन जो स्टेज 1A1 है वो एक एडिशनली ऐड हो गई, इसलिए कि इसमें सिर्फ एंडोमेट्रियम पॉलिप तक है या एंडोमेट्रियम तक कन्फाइंड है, जबकि स्टेज 1A2 में लेस देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम। और स्टेज 1A3 में अगेन नॉन एग्रेसिव ट्यूमर्स जो कि सिर्फ लिमिटेड टू द यूट्रस एंड ओवरी। लिमिटेड टू द यूट्रस ओवरी का मतलब ये है कि इसमें इधर लेस देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम या लिमिटेड टू द एंडोमेट्रियम ओनली, लेकिन उसके साथ एक ओवरी इन्वॉल्व हो जाए तो ये 1A3 हो जाएगा। जब ओवरी इन्वॉल्व नहीं है तो ये स्टेज 1A2 है। अब स्टेज 1B में अगेन नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप है और इन्वेजन ऑफ हाफ और यानी मोर देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियम, जो पहले भी स्टेज 1B ही थी, लेकिन इसके साथ कोई लिम्फ वेसल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्टेज 1C वो है जिसमें यही सारा कुछ है, लेकिन अब इसमें एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऐड हो गई, तो यहाँ पे आके वो अप स्टेज हो गया। अब मेजर चेंज इसमें क्या आई, एक तो स्टेज 1C आ गई, पहले स्टेज 1A था और 1B था सिर्फ, तो इसमें वही एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप को ऐड कर दिया गया, जबकि पहले सेग्रीगेशन नहीं थी बिटवीन नॉन एग्रेसिव एंड एग्रेसिव। अब उसका फायदा क्या होता है या आप समझने के उसका इफेक्ट क्या होता है कि मोर देन 40% ऑफ द हाई ग्रेड एंड एग्रेसिव ट्यूमर्स, चाहे वो लिमिटेड टू अ पॉलिप और एंडोमेट्रियम ही क्यों ना हो, they have occult lymph node and or peritoneal involvement। और एक्चुअली अब पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट या लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट अमूमन स्टेज 3 से एंटर होना शुरू होती है। तो इसमें स्टेज 1C प्रैक्टिकली स्पीकिंग इज इक्वल टू स्टेज 3 डिजीज, लेकिन इसमें एनाटॉमिकली इट इज लिमिटेड टू द एंडोमेट्रियम ओनली, या उसमें जो लेस देन हाफ ऑफ द मतलब लिमिटेड टू द यूट्रस हम कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एग्रेसिव ट्यूमर है इस वजह से इसमें लिम्फ वेसल इन्वॉल्वमेंट इज इन मोर देन 40% ऑफ द केसेस। अब अगर हम इसको पुरानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें
तो ऐसी तो कोई स्टेज नहीं थी। सो स्टेज 1 was treated by surgery alone, usually surgery alone. उसमें लिम्फेडेनेक्टमी की भी जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए बाद दफा उसमें रिकरेंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब ये तो चांस की बात है ना कि उसने जिस पेशेंट को हमने अकॉर्डिंग टू पुरानी क्लासिफिकेशन हमने ट्रीट किया, वो एक नॉन एग्रेसिव मॉलिकुलर टाइपिंग या नॉन एग्रेसिव ट्यूमर, वो तो हमें हिस्टोपैथोलॉजी से पता चल ही जाता है। लेकिन उसमें मॉलिकुलर टाइपिंग जो है वो फर्क हो बाई चांस, जिसको हमने असेस भी नहीं किया। सो दैट वाज जस्ट बाई चांस कि किसी में रिकरेंस ना हो, वरना अगर हो तो हमें हम ये सोच रहे होते हैं कि एडिक्वेट सर्जरी थी, सारा कुछ ठीक था, फिर क्यों रिकरेंस हो गई। तो उसके उसके लिए फिर हमने इसको मजीद सेग्रीगेट कर दिया इनटू द डिफरेंट सब स्टेजेस। अब स्टेज 2 जो पहले ओल्ड स्टेज थी, उसमें सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व, उसमें यानी अब ये यूट्रस से बाहर आ गई, सर्विक्स का स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया, बट इट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द यूट्रस। अब स्टेज 2 में अब क्या चेंजेस आई हैं उसमें, अब अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप इसमें भी अब जो है वो ऐड हो गई है एज स्टेज 2C। तो स्टेज 2A में इन्वेजन ऑफ द सर्वाइकल स्ट्रोमा ऑफ नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप। स्टेज 2B वो है जिसमें अगेन नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप है, सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ सबस्टेंशियल यानी सिग्निफिकेंट लिम्फ वेसल इन्वॉल्वमेंट है, यानी मोर देन 5 वेसल इन्वॉल्व हो तो सबस्टेंशियल आ जाता है, यानी सिग्निफिकेंट एक चीज जो अब इंपॉर्टेंट हो गई। तो सबस्टेंशियल लिम्फ वेसल इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये स्टेज 2B होगी। इसमें अब जो स्टेज 3C नहीं ऐड की है उसमें एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप ऐड हो गई विद एनी मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट, यानी कोई भी मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट लेकिन सर्वाइकल स्ट्रोमा भी साथ अगर इन्वॉल्व तो ये स्टेज 2C आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमने एग्रेसिव टाइप ऐड कर दी। और यही हमने किया था स्टेज 1 में, उसमें स्टेज 1C ऐड हो गई थी एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप के साथ, लेकिन बाकी सारी कंडीशंस वही थी जो उससे पहले स्टेज 1A। दवाई ले लो तो पीछे जाके बीपी चेक कराओ। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टेज 3 की तरफ। तो स्टेज 3 में जो पहली हमारी ओल्ड स्टेज थी उसमें ए में एडनेक्सा, स्टेज 3A में एडनेक्सा इन्वॉल्व था, स्टेज 3B में स्प्रेड टू द वेजाइना, स्टेज 3C में लिम्फेटिक्स वर इन्वॉल्व, पेल्विक एंड पैरायोटिक, और उसको मजीद सब डिवाइड किया गया था C1 और C2 में, यानी पेल्विक लिम्फ नोड्स और पैरायोटिक लिम्फ नोड्स। तो ये था जो स्टेज 3 था, उसमें भी C तक था। अब इसमें कुछ चेंजेस आई हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अब इसमें जो पेल्विक लिम्फ नोड्स पैरायोटिक लिम्फ नोड्स उनकी एनाटॉमिकल एक्सटेंट और उनका एनाटॉमिकल साइज, बेसिकली साइज ऑफ द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ये इसमें ऐड किया गया है। और स्टेज A और B के साथ भी कुछ कंडीशंस हैं। तो स्टेज 3A इसमें इन्वेजन, अब इसमें अगर हम देखें तो एडनेक्सा इन्वॉल्व, स्टेज 3A में इन्वेजन ऑफ द यूट्राइन सीरोजा एट नेक्सा, और बोथ बाय डायरेक्ट एक्सटेंशन और मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस तो ब्लड से भी हो सकते हैं, लिम्फ वेसल से भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो उस मेंशन हो ही गया। अब इसमें जो स्टेज 3A1 है उसमें स्प्रेड टू द ओवरी और फेलोपियन ट्यूब, एक्सेप्ट व्हेन मीटिंग स्टेज 1A3 क्राइटेरिया। 1A3 हमने देख लिया था कि उसमें एक ओवरी इन्वॉल्व है और एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर है। अब एक ये भी चीज समझने वाली है कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में एग्रेसिव ट्यूमर्स को ऐड नहीं किया गया। इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि इसमें ज्यादातर ये एग्रेसिव ट्यूमर्स ही होते हैं। दीज आर एग्रेसिव ट्यूमर जो हैं वो अमूमन स्टेज 1 या 2 में कम ही आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन ज्यादा एंडोमेट्रॉइड सेल कार्सिनोमास होते हैं। और दूसरी चीज ये कि रैपिड प्रोग्रेशन एग्रेसिव में ज्यादा जल्दी होती है। तो स्टेज 3 और स्टेज 4 में हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसकी एनाटॉमिकल एक्सटेंट पे जिक्र है और उसके लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट का इसमें मेंशन है। सो स्टेज 3A1 इज स्प्रेड टू द ओवरी और फेलोपियन ट्यूब, except when meeting stage 1A3 criteria.
उसमें एग्रेसिव टाइप थी, और एग्रेसिव टाइप के साथ उसमें जो है वो लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वेगन वो सारी 40% में ना, 100% में नहीं है। अगर वो वाली चीज आ जाए तो फिर ये स्टेज 3 में एंटर हो जाएगी, स्टेज 3A1 में। और इसमें दूसरी चीज ये कि स्टेज 1 में जो सॉरी ये स्टेज 1A3 में नॉन एग्रेसिव टाइप है, और ये चूंकि सारे एग्रेसिव टाइप होते हैं इस वजह से ये उसमें सिंगल ओवरी वॉज इन्वॉल्व। ठीक है, उसमें सिंगल ओवरी इन्वॉल्व होती है। अब स्टेज 3A2 में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूट्राइन सब सिरोजा और स्प्रेड थ्रू द यूट्राइन सिरोजा इन नॉन एंडोमेट्रॉइड एंड हाई ग्रेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अब इसमें ये दोनों हैं, लेकिन इसमें हाई ग्रेड ये दोनों में ये वर्केबल होगा। यानी जहां पे ये यूट्राइन सब सिरोजा और सिरोजा तक एंटर हो जाता है तो ये दोनों किस्म के ट्यूमर्स में ये स्टेज 3A2 हो जाएगा। अब स्टेज 3B है जिसमें टू द विजाइना एंड टू द पैरामीट्रियम और पेल्विक पेरिटोनियम। इसमें स्टेज 3B1 में मेटास्टेसिस और डायरेक्ट स्प्रेड टू द विजाइना एंड और द पैरामीट्रियम, और स्टेज 3B2 में मेटास्टेसिस टू द पेल्विक पेरिटोनियम। तो पेल्विक पेरिटोनियम हमेशा पहले हिस्सा थी स्टेज 3B का, मतलब पहले इसको ये सॉरी ये स्टेज 4 का था ओल्ड के मुताबिक, लेकिन अब ये स्टेज 3B2 में एंटर होगी पेल्विक पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये वाली जो है इसमें एक नई चीज स्टेज 4 से उठा के स्टेज 3B2 में डाल दी गई। यानी पहले ये हम मेंशन करते थे इन स्टेज 4, लेकिन अब हम इसको मेंशन करते हैं इन स्टेज 3B में। ठीक है, ये अब स्टेज 3C में बेसिकली पेल्विक लिम्फ नोड्स, पेल्विक और पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। स्टेज 3C1 में पेल्विक लिम्फ नोड्स आते हैं, लेकिन इनको आगे से सब डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द साइज। लेस देन 2 मिलीमीटर है तो माइक्रोमेटास्टेसिस, मोर देन 2 मिलीमीटर है तो माइक्रोमेटास्टेसिस। अब स्टेज 3C2 इसमें अब पैरायोटिक है, लेकिन पैरायोटिक एक एनाटॉमिकल एक्सटेंट है, यानी अप टू द रीनल वेसल। अप टू द रीनल वेसल ये भी एक इसमें नई चीज ऐड हुई है, अप टू द रीनल वेसल। इसमें इसके साइज के मुताबिक जैसे स्टेज 3C1 में था, साइज के मुताबिक जैसा वो साइज था उसी तरह उसमें भी माइक्रो एंड मैक्रो मेटास्टेसिस है। लेकिन इसमें रीनल वेसल से अगर ऊपर चला जाएगा तो ये सीधा सीधा स्टेज 4 में चला जाएगा। तो ये इसीलिए इसमें इसको रीनल वेसल तक इसमें एक एनाटॉमिकल एक्सटेंट मेंशन कर दी गई। अब इसमें चेंजेस क्या हैं? Adnexal infiltration stage 3A1 and uterine serosa infiltration stage 3A2 in high grade and non-endometrial carcinoma। इसको हम फिर देख लेते हैं, स्टेज 3A1 एंड A2। तो इसमें दोनों तरह के मेलिग्नेंसीज के लिए जब ये इसमें सिरोजा या उसका सब सिरोजा इन्वॉल्व होता है या एडनेक्सा में चला जाता है तो ये स्टेज 3A1 और 3A2 में एंटर हो जाता है। अब स्टेज 3B2 इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेल्विक पेरिटोनियम जो पहले हिस्सा थी स्टेज 4 का। इट हेल्प्स टू डिसाइड ट्रीटमेंट सर्जरी वर्सेस नॉन सर्जिकल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्योंकि स्टेज 3 और स्टेज 4 की ट्रीटमेंट फर्क होती है। तो अमूमन सर्जरी डी बल्किंग सर्जरी तो एक रिमेन्स, लेकिन उसके बाद जो एडजुवेंट थेरेपी है उसमें हमने डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू स्टेजिंग। तो पहले जो स्टेज 4 का हिस्सा था अब ये स्टेज 3 का हिस्सा बन गया। अब स्टेज 3C है। अब इसमें जो चेंज है वो आपने देख ही ली कि माइक्रो एंड मैक्रो मेटास्टेसिस में अकॉर्डिंग टू लिम्फ नोड साइज हमने इसको फर्क सेग्रीगेट कर दिया। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स, कहीं कहीं पे पड़े हुए, वो अमूमन नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं और उनको इग्नोर कर दिया जाता। लेकिन इनमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। स्टेज 3C थी ये सारी के जिसमें
ये सारा, क्योंकि इसमें हम जब अब इसको स्टेज 3 को हम कैसे करेंगे, आपके माइक्रो या मैक्रो मेटास्टेसिस है क्या है, क्योंकि हमारी कोई भी इमेजिंग स्टडीज 2 मिलीमीटर तक का साइज डिटेक्ट नहीं कर सकती, वेदर इट्स अल्ट्रासाउंड और सीटी और एमआरआई। तो कोई भी हमारी इमेजिंग के इस वजह से इसमें हम फिर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, वो वाली लिम्फ नोड जो ड्रेन करती हैं और सबसे पहले मौजूद होती हैं उस लिम्फेटिक चैनल्स में, अगर वो पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है लिम्फेडेनेक्टमी करने की जरूरत है, वरना ट्यूमर वहां तक स्प्रेड हो चुका हुआ है, ये रिकर कर ही जाएगा, बावजूद इसके कि हमने ये सारा कुछ उसका सर्जरी और सारा कुछ किया हो। तो वहां पे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की जरूरत पड़ जाती है। अब लो ग्रेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग एंडोमेट्रियम एंड ओवरी यूनिलैटरल आर नो लॉन्गर स्टेज 3, यानी पहले एक भी चाहे ओवरी इन्वॉल्व होती थी उसको हम सीधा सीधा स्टेज 3 में डाल देते थे। दिस पार्ट जो कि स्टेज 1A3 का क्राइटेरिया था, यहाँ पे जो कि स्टेज 3A1 में है, तो उसमें नॉन एग्रेसिव टाइप थी, यानी लो ग्रेड जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। लेकिन अब ये स्टेज 1A3 का हिस्सा है, यानी लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम या लेस देन 50, लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम ओनली, और इसके साथ एक ओवरी इन्वॉल्व, तो अब ये स्टेज 1A3 का हिस्सा है। इस वजह से हमें इसमें एडजुवेंट ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, यानी पोस्ट ऑप थेरेपी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने रूल आउट किया हो कि बायलैटरल ओवरीज तो इन्वॉल्व नहीं है, मोर देन 50% मायोमीट्रियल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्योंकि मोर देन 50% मायोमीट्रियल इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो स्टेज 1 में चली जाएगी। बेटा आप अपना म्यूट कर दीजिए। मोर देन 50% मायोमीट्रियल इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये स्टेज 1B हो जाएगी, दैट इज नो लॉन्गर अ स्टेज 1A। तो उस सूरत में हम फिर इसको जो है वो अप स्टेज कर देंगे, या कैप्सूल ब्रीच हुआ हो या बाकी मेटास्टेसिस हो, ऐसे केसेस को हम अभी भी स्टेज 3 का हिस्सा बनाते हैं। अगर खास तौर पे अगर एक ओवरी भी चाहे इन्वॉल्व है लेकिन मोर देन 50% कैप्सूल ब्रीच है या बायलैटरल ओवरीज है। आवाज बंद करूंगी। बेटा म्यूट कर दीजिए, आप पे सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, अब स्टेज 4 में स्टेज 4 को हम ए और बी में डिवाइड करते हैं। ए में स्प्रेड टू द ब्लैडर एंड बावल, वेरी सिंपल टू रिमेम्बर के जो बिल्कुल उसके आगे पीछे स्ट्रक्चर है उन तक स्प्रेड हो जाएगा तो ये स्टेज 4 हो जाएगी, 4A हो जाएगी। स्टेज बी में डिस्टेंट मेटास्टेसिस, बाकी सारे लिवर लंग्स स्प्लीन ये सारे स्ट्रक्चर जो है एब्डोमिनल विस्टा। लेकिन इसके साथ ही एब्डोमिनल एंड पेल्विक लिम्फ नोड्स जब इन्वॉल्व हों तो भी ये स्टेज 4B आ जाती है। तो स्टेज 4 स्प्रेड टू द ब्लैडर म्यूकोजा, ये वही है जो ओवरऑल स्टेज है। अब इसको हम दो हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं, स्टेज 4A इन्वेजन ऑफ द ब्लैडर म्यूकोजा एंड और द इंटेस्टाइनल बावल म्यूकोजा, स्टेज 4A। और स्टेज 4B abdominal peritoneal metastasis beyond the pelvis, synonymous with the stage 3B2, यानी ये एब्डोमिनल पेरिटोनियम तक ये स्प्रेड हुआ है ट्यूमर। ठीक है, ये अब इसमें स्टेज 4C जो है ये एक डिफरेंट ऐड हुई है, तो इसमें बेसिकली इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया गया है। जो स्टेज 4B थी, जो इनिशियल स्टेज 4B थी, उसको स्प्लिट कर दिया गया इन स्टेज 4B एंड 4C। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्टेज 3B2 थी, तो स्टेज 3B2 वो है जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेल्विक पेरिटोनियम है, लेकिन एब्डोमिनल पेरिटोनियम नहीं, सिर्फ पेल्विक पेरिटोनियम, जो पहले स्टेज 4 का हिस्सा थी लेकिन अब स्टेज 3 का हिस्सा हो गई। लेकिन इसमें एब्डोमिनल पेरिटोनियम नहीं है। यहाँ पे स्टेज 4B वो है जहां से हमने पेल्विक पेरिटोनियम को उठा के स्टेज 3B में डाल दिया, और एब्डोमिनल पेरिटोनियम इसका हिस्सा अभी भी है, क्योंकि वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस के हिसाब से वो फिर आ जाता है। अब स्टेज 4C वो है जिसमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस है,
अब वो वाले मेटास्टेसिस भी जो एक्स्ट्रा और इंट्रा एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स का हिस्सा है, और ये अब आ जाता है अबव द रीनल वेसल, लंग, लिवर, ब्रेन और बोन, ये सारे डिस्टेंट मेटास्टेसिस हैं। तो इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट अबव द रीनल वेसल, स्टेज 3 में था बिलो द रीनल वेसल, तो ये इसकी एनाटॉमिकल लिमिटेशन होगी। तो स्टेज 4 में क्या चेंज आई? देयर इज एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा सब स्टेज फॉर दोज प्रेजेंटिंग विद एक्स्ट्रा पेल्विक पेरिटोनियल मेटास्टेसिस, which is now classified as stage 4B, यानी जिसमें abdominal peritoneum, and is distinguished from those with peritoneal involvement that does not extend beyond the pelvis, which is stage 3B2 now, यानी limited to pelvic peritoneum। वो स्टेज 4 से उठ के स्टेज 3 में चली गई, और स्टेज 4B का हिस्सा स्टेज 4B में वो है जहाँ पे एब्डोमिनल पेरिटोनियम एज इट इज है। Distant metastases to extra-abdominal lymph node or intra-abdominal lymph node above the renal vessels, ठीक है। अब इसमें जो है ये बेसिकली ये जो मैंने सबसे आखिर में लिखे हुए हैं, पोल, MMR, NSMP, NP53, ये वो है जो मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग है। ये इस स्टेज 4 को चेंज नहीं करता, यानी स्टेज 4 में हमने इसको एज इट इज एज एन एग्रेसिव ट्यूमर तो वो है ही है, लेकिन एज एन एग्रेसिव एंड विद द मैक्सिमम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हमने उसको ट्रीट करना होता है। तो इससे स्टेज एंटर नहीं सॉरी चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ इनके करने का फायदा ये होता है। सवाल पैदा होता है कि फिर हम ये क्यों करें, ये बड़े महंगे टेस्ट हैं और पाकिस्तान में तो होते भी नहीं है, तो ये हम क्यों करें? तो उसका जवाब ये है कि इससे हमें पता चलेगा कि यस स्टेज 4 में तो है, लेकिन इसमें ये इसकी जो मॉलिक्यूलर टाइपिंग है वो पोल है, POLE पोल। इसको हम पोल ही बोलेंगे क्योंकि ये बोलना आसान है। तो फिर हमें कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इसमें जो है इसका लो ग्रेड, और इसमें इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। सो इसमें वो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं हैं जो बहुत ज्यादा प्री डिस्पोज करती हैं टू द एग्रेसिवनेस ऑफ द ट्यूमर, या जो विच आर रिस्पॉन्सिव टू द यूजुअल जो हम थेरेपी देते हैं वो। कभी कभी ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर हम मजीद बाकी चीजें भी यूज कर लेते हैं। तो इसका फायदा सिर्फ इस हद तक टू डिटरमिन द ट्रीटमेंट, यानी उसमें क्या हमने देनी है एडजुवेंट ट्रीटमेंट, तो लेकिन इससे स्टेज ऑल्टर नहीं होती। अब इसको हम मर्ज करते हैं विद द मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज वेरी हॉट टॉपिक्स नाउअडेज, नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर एंडोमेट्रियल सीए, लेकिन अब रिसेंटली ये इवन ओवेरियन मेलिग्नेंसीज में भी आ गया, सर्वाइकल मेलिग्नेंसी में तो ऑलरेडी है, सर्वाइकल और ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी में भी ये हमेशा, ये सबसे पहले जो है ये ब्रेस्ट कोलन मेलिग्नेंसीज में, ये सब चीजों में ये मतलब आइडेंटिफिकेशन इसकी और टारगेटेड थेरेपी उसके हिसाब से होती है। तो टारगेटेड थेरेपी वो होती है जो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप स्पेसिफिकली देते हैं उस पेशेंट को, कि इसमें ये पोल आइडेंटिफाई हो गया, अब इसमें हमने ये करना है, इसमें P53 आइडेंटिफाई हो गया, अब इसमें हमने ये करना, ये वाली हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप है, इसमें हमने ये करना है। हम इसको एज इट इज ब्लाइंड तरीके से, बिल्कुल ब्लाइंड तरीके से हम इसको एक ही फॉर्म में या एक ही पैटर्न पे ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो इससे ये फर्क पड़ जाता है। तो इसको हम अगर हम मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन फर्स्ट किया साइड बाय साइड करें, दिस ऑल जो हमने अभी तक स्टेजिंग जो डिस्कस की है, दैट इज बेसिकली द प्राइमरी चेंजेस इन द जो है वो इन द स्टेजेस, जो कि बेस की गई ऑन द एनाटॉमिकल एक्सटेंट एंड ऑन द हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप। उसमें मॉलिक्यूलर टाइपिंग अभी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों में मॉलिक्यूलर टाइपिंग के साथ भी इसको रीस्टेज किया जाएगा, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर टाइपिंग के साथ मिला देते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट प्रिसाइजली हम डिटरमिन कर लेते हैं कि अब इसको हमने कैसे ट्रीट करना। तो अगर हम मॉलिक्यूलर टाइपिंग करें तो फॉर स्टेज 1 and 2,
जो कि सर्जिकल, एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग पे बेस है, जो अभी मॉडिफाइड वाली है। और अगर फर्ज किया उसमें पोल आइडेंटिफाई हो जाए एज ट्यूमर मार्कर, हम इसको कहेंगे बायोलॉजिकल ट्यूमर मार्कर, या इसको हम मॉलिक्यूलर टाइपिंग कहेंगे, और उसमें कन्फाइंड टू द यूट्रस हो या सर्वाइकल एक्सटेंशन के साथ हो, यानी जो स्टेज 2 का हिस्सा है, और जो भी लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन हो, तो जो भी हिस्टोलॉजिकल टाइप हो, तो इसको हम स्टेज 1A बोलेंगे। यानी ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि स्टेज 2 में सर्वाइकल स्ट्रोमा तक चला गया, नॉन एंडोमेट्रॉइड, हो सकता है आने वाले वक्तों में इस स्टेज को ऐसे किया जाए कि स्टेज 1 में ही एक स्टेज ऐसी डाल दी जाए जिसमें एग्रेसिव या नॉन एग्रेसिव दोनों, जैसे स्टेज 3 में था, तो लेकिन और उसके साथ वो सर्वाइकल एक्सटेंशन भी है, लेकिन उसमें पोल आइडेंटिफाई हो गया, तो वो स्टेज 1A में चला जाएगा। उसको रिक्लासिफाई जब हम करेंगे तो स्टेज 1A में चला जाएगा। जबकि अगर P53 abnormality डिफाइन हो जाए, विच इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एग्रेसिवनेस, तो P53 abnormality अगर आइडेंटिफाई हो जाए, विच इज अगेन कन्फाइंड टू द यूट्रस, यानी स्टेज 1 या 2, with any myometrial invasion, with or without cervical invasion, and regardless of degree of lymphovascular invasion, is now classified as stage 3C50 P53। तो इसमें ये ट्यूमर जो है ये अप स्टेज हो जाएगा, यानी ये जो भी है 1 है या 2 है, इसमें ये सीधा सीधा अप स्टेज हो जाएगा टू स्टेज 2C2। ठीक है, इसके साथ हम ऐड करेंगे P53, यानी इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि एम पोल आइडेंटिफाई होगा तो हम उसको डाउन स्टेज करेंगे, P53 आ जाएगा तो हम उसको अप स्टेज कर देंगे, यानी उसको एक एडवांस्ड स्टेज के तौर पे लेबल करें। तो यूजुअली सर्जिकल स्टेजिंग एंड पैथोलॉजिकल स्टेजिंग जैसा हमने डिस्कस कर दिया, तो इसमें ठीक है, ये वही चीज है ऑलमोस्ट। अब लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन क्या होती है? बेसिकली लिम्फ नोड स्टेजिंग भी एक हिस्सा होती है यूट्राइन मैलिग्नेंसी में, जरूरी, खास तौर पे अगर इंटरमीडिएट और हाई रिस्क मैलिग्नेंसी वाले पेशेंट्स हों तो सेंटिनल लिम्फ नोड जो है वो बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट है रादर देन टू परफॉर्म द लिम्फेडेनेक्टमी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो है ये हम इसमें जो क्राइटेरिया होता है बेसिकली, जो पहले भी मैंने मेंशन कर दिया कि नेगेटिव हो तो कोई वेसल इन्वॉल्व नहीं है, अगर लेस देन 5 वेसल इन्वॉल्व है तो उसको फोकल हम कहते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो सर्जरी में मैनेज हो जाएगा। सब्सटेंशियल वो है या एक्सटेंसिव वो है अगर मोर देन 5 वेसल्स आर इन्वॉल्व, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है फॉर द रिकरेंस और उसके प्रोग्नोसिस को बताने के लिए कि इसमें जो है वो उसका रिकरेंस रेट कितना है, और उसके हिसाब से ही उसकी मॉनिटरिंग और उसकी फिर वो सारा कुछ चलता है। अब हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स जो हम इतनी बार बार बात कर रहे हैं कि एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव, एक तो हमने टाइप 1 और टाइप 2 के करेक्टरिस्टिक लिए थे, बट एक्चुअली व्हाट आर द हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स? एंडोमेट्रॉइड इज नॉन एग्रेसिव, serous clear cell undifferentiated mixed carcinoma, carcinosarcoma, mucinous sarcoma, carcinoma, ये सब के सब एग्रेसिव ट्यूमर्स हैं। और ये अभी जो नए, ये पहले तो सिर्फ यही होते थे क्लियर सेल और सीरस सेल कार्सिनोमा, लेकिन अब जो 2020 में WHO ने मजीद नई क्लासिफिकेशंस निकाली थी, वो ये वाले बाकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी, तो ये सारे के सारे जो हैं ये एग्रेसिव ट्यूमर्स में आ जाते हैं और इंटरमीडिएट इन सम केसेस। तो ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग वो चीज़ है जो जीन या क्रोमोसोम्स में हम चेक करते हैं, किसी भी कोई भी मैलिग्नेंट टिश्यू या बायोप्सी लेके हमने लेबोरेटरी में सबमिट किया और वो उसकी फिर मॉलिक्यूलर टाइपिंग करते हैं, और उसके साथ फिर हम टारगेटेड थेरेपी जो है वो डिजाइन करते हैं। ये हमारे यहाँ पे नहीं होता, अगर हमारे यहाँ से होता भी है तो कुछ लैब्स इन टेस्टों को करने के लिए बाहर भेजती हैं, जिसमें से ये यूएसए और ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ लैब्स है जिसको फाउंडेशन 1 कहा जाता है, ये यूके में यूएसए वगैरह में है, वहां पे टेस्ट जाते हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव,
बट हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो है ये फिर इसमें बिल्कुल हम फाइनली प्रिसाइजली डिसाइड कर लेते हैं। अब इसलिए जब भी फिजिबल हो, क्योंकि ज़ाहिर कॉस्ट इफेक्टिव तो ये नहीं है, तो हम इसको स्टेजिंग के साथ जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप से तो हमने कर ही लिया और एनाटॉमिकली वो सारा कुछ कर लिया, वो जो हम अपने रूटीन के टेस्टों से हम डिटरमिन करते हैं, लेकिन उसके साथ हम उसको मर्ज कर दें विद द मॉलिक्यूलर सब टाइप्स। तो ये हैं जो कि ये चार वाले ये चार वो टेस्ट हैं मॉलिक्यूलर सब टाइप्स के जो हमें ऐड कर लेने चाहिए हर एंडोमेट्रियल सीए की स्टेजिंग में। तो ये चार के अलावा भी अगरचे कुछ और होते हैं जो कि इवन ब्रेस्ट सीए में भी और एंडोमेट्रियल सीए में भी टेस्ट होते हैं, लेकिन यह है कि ये चार ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जैसे ये पीटीईएन है या एचईआर वाले जीन जो होते हैं, बाज दफा ये एचईआर पीटीईएन ये सारे वो हैं जो कि इसमें हम चेक करते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आर दोस 4-1। ठीक है, अब इसमें ये बेसिकली वही चीज है कि इसमें हम अप स्टेज और डाउन स्टेज कैसे करना होता है। अब गुड प्रोग्नोसिस पोल के साथ इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है विद मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी। ये बहुत सारे मेलिग्नेंसीज में ये मिसमैच रिपेयर जो है ये डेफिशिएंसी वाला जो जीन है ये पाया जाता है, ये बहुत सारी मेलिग्नेंसीज में, इसलिए ये बाकी मेलिग्नेंसीज में भी चेक किया जाता है, क्योंकि ये वो जीन है जो बेसिकली डीएनए के रिपेयर को एनहेंस करता है और उसके वियर टियर को रेक्टिफाई करता है। यही वजह है कि एक सेल ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन द जीन्स एक अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन वाले फेज में नहीं जाता। अदरवाइज जब कंट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकने वाला कोई प्रोसेस रहता नहीं। एंड द अदर वन इज NSMP, दैट इज नो स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर प्रोफाइल, यानी उसमें कोई खास मॉलिक्यूलर पैटर्न नहीं पाया गया, ये इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस होता है। इसका इंटरमीडिएट यानी बाल दफा ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं जिसमें हम कोई स्पेसिफिक जेनेटिक या कोई मॉलिक्यूलर वेरिएशंस हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे होते। और आखिर में जैसा हमने बार बार डिस्कस किया कि P53 जो है अगर ये हो जाए तो फिर उस सूरत में ये बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, तो उसको फिर हमें एक एडवांस्ड स्टेज के तौर पे ट्रीट करना पड़ता है, चाहे वो स्टेज 1A एनाटॉमिकली ही क्यों ना हो। तो बेसिकली ये जो आने वाले दिनों में जो फिगो स्टेजिंग मॉडिफाई होगी वो होगी ऑन पोल एंड P53। बाकी जो MMR और NSMP हैं वो उसको फिगो स्टेजिंग को ऑल्टर नहीं करते, तो वो दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ये बेसिकली हमने बात कर दी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट से थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इन अर्ली एंडोमेट्रियल कैंसर, ये हम सबको पता है कि हम सबसे पहले स्टेज 1A है तो हमने सबसे पहले सर्जरी ही करनी होती है, विच मिनिमम इज हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल सल्पिंग ओवरेक्ट। अब जो अब फर्ज किया अगर उसका हिस्टोलॉजिकल सब टाइप ऐसा है इवन इन द स्टेज 1B जो कि स्टेज 1C में फिर चला जाएगा, जैसे सीरस और अनडिफरेंशिएटेड या कार्सिनोसार्कोमा, तो हम उसमें इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी करते हैं चाहे वो स्टेज 1 हो। ये एक एडिशनल वो चीज आ जाएगी जो कि हमने सर्जरी पे करनी है। यही वजह है कि हम जब इसमें वो करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप करते हैं तो हम प्रायर एक ऐसा पेशेंट जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रायर हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेके उस पे फिर हम स्टडी करते हैं उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल सब टाइप, और उसके हिसाब से फिर हमारी सर्जरी की एक्सटेंट होती है। बट डूइंग PH एंड BS स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये कहें कि चलो बाद में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन पे पता चल जाएगा, बट सपोज इफ दिस केस वाज ऑफ सीरस सेल कार्सिनोमा या क्लियर सेल कार्सिनोमा जो बाद में आ गया हमारे पास बाद में आया, और उसमें हमने तो फिर इनएडिक्वेट सर्जरी की, यानी हमने इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी तो नहीं की, चाहे हमने उसको
स्टेज 1 कंसिडर करते हुए किया, यानी MRI में पता चला कि less than 50% of the myometrium is involved, be a stage 1. लेकिन जब हमने उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइपिंग करवाई तो वो सीरस सेल निकलता है, तो उसमें फिर एक जरूरी हिस्सा सर्जरी का ये भी हो जाता है कि उसमें इंट्राकॉलिकोमेंट टेक्निक करें। तो इसीलिए इसमें प्रायर एंडोमेट्रियल जो हिस्टोपैथोलॉजी है वो कर लेनी चाहिए। अब इसमें जो अमूमन जो लो रिस्क है उसमें सर्जरी काफी होती है। एक तो हिस्टोपैथोलॉजिकल सब टाइप और उसमें स्टेजिंग के हिसाब से होता है। तो लो रिस्क में स्टेज 1 भी होगी और उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप ये दोनों ही होगी, उसमें खाली सर्जरी काफी है। लेकिन अगर हाई या इंटरमीडिएट रिस्क है तो रेडिएशन कीमोथेरेपी लेटर ऑन। और अगर इसमें हाई इंटरमीडिएट रिस्क में बेसिकली रेडिएशन पहले देते हैं, कीमोथेरेपी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते कंबाइन। लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेज, इसमें रेडिएशन दें या ना दें उसमें कीमोथेरेपी देनी जरूरी होती है। सो दिस इज अनदर वेरिएशन। अब इसमें अगर हम इसको मॉलिक्यूलर के साथ हम करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव आ गया तो उसमें एंडोक्राइन ट्रीटमेंट दो, और अगर ये L1 कैम आ गया तो उसमें कीमोथेरेपी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। फिर उसमें और बहुत सारे P53 में कीमोथेरेपी हमें बेसिकली देते हैं। कीमोथेरेपी अगर फेल हो जाए तो तब कहीं इम्यूनोथेरेपी का रोल आ जाता है। इम्यूनोथेरेपी हम प्राइमरीली देते हैं फॉर इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूलर टाइपिंग है उसके लिए, जैसे MMR। और पोल में जो है वो उसमें और कुछ नहीं करना होता। लेकिन एडवांस स्टेजेस में अगर ये पोल जी हेलो जी, म्यूट कर दीजिए अपना माइक। तो पोल में बेसिकली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या अगर एडवांस्ड स्टेज हो तो इसमें हम पोल के बाद जो है वो अकॉर्डिंगली हमें इम्यूनो या कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो ये है जो उसका फायदा है। अब देखो, जो हमने हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप या खाली स्टेज के ऊपर जो हमने किया, we had just limited options, radiation, chemotherapy, surgery के अलावा। But here, after the molecular typing, we have number of options, जिसमें अब ये जो नंबर ऑफ ऑप्शंस है ना, जो आपको इसमें नीचे नजर आ रही है, नीचे वाले सबसे रो में, वो कहलाती है टारगेटेड थेरेपी। यानी टारगेटेड थेरेपी वो होती है जो सिर्फ मैलिग्नेंट सेल्स को मैनेज करती है। बेसिकली इसमें जो है वो इम्यूनोथेरेपी का ज्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी है उसने लाइव सेल्स को भी नॉर्मल एब्नॉर्मल सेल दोनों को ही खत्म कर देना होता है, एंड सो इज द रेडियोथेरेपी। लेकिन जो इम्यूनोथेरेपी है या बाकी जो CD के इनहिबिटर्स हैं, देयर आर सो मेनी मोर, तो वो सिर्फ जो है वो मैलिग्नेंट सेल्स को टारगेट करते हैं। तो इसमें जो पोल है, इसमें पोल के साथ यूजुअली हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये जो अभी हमने बात की है। लेकिन अगर कीमोथेरेपी फेल हो जाए तो फिर हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। यानी एडवांस्ड स्टेज में, स्टेज 1 या 2 में जरूरत नहीं, एडवांस स्टेज में हम कीमोथेरेपी देंगे इनिशियली, नहीं फर्क पड़ेगा तो इम्यूनोथेरेपी देंगे। जबकि जो इंटरमीडिएट रिस्क है उसमें हेरिडिटरी फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो उसमें इनमें बाद दफा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ही पॉजिटिव होते हैं, इनको हम हार्मोनल एंडोक्राइन थेरेपी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें इम्यूनोथेरेपी का भी बड़ा रोल होता है। और इसमें कुछ, क्योंकि जो कीमोथेरेपी है दैट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग। लेकिन जो जिसमें आप देख रहे होंगे MMR के साथ जो एक नाम लिखा हुआ आ रहा है लेनबैटिनिब, ये साइटोस्टैटिक ड्रग है, यानी ये जो नॉर्मली ग्रोइंग सेल्स हैं ये उनको उनकी ग्रोथ को रोक देती है। तो साइटोटॉक्सिक ट्रीटमेंट तो सारे सेल्स को ही खत्म कर देती है। अब ये जो हार्मोन थेरेपी अगर हम दें तो उसको हम CD के इनहिबिटर्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल दिस स्टफ, लेकिन
ये है कि इसमें अगर आपको एक बेसिक प्रिंसिपल याद रह जाए तो दैट्स इनफ। तो इसमें जो है सीडी के इनहिबिटर्स में जो है वो बेसिकली बहुत सारी और भी चीजें हैं, वो अभी हम बात करते हैं। अब जो P53 है, इसका पोर प्रोग्नोसिस होता है, चाहे ये अर्ली स्टेज पे भी हो। तो इसलिए हम कीमोथेरेपी के साथ इसमें रेडियोथेरेपी भी ऐड करते हैं। कीमोथेरेपी इसलिए कि देखो, रेडियोथेरेपी हम पूरी बॉडी में तो नहीं दे रहे होते। अब इनिशियली हम ये कहते होते थे कि पोस्ट ऑफ है रेडियोथेरेपी देनी जरूरी है, कीमोथेरेपी दो या ना दो। लेकिन कीनो में अब जो एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, जैसे P53 है या क्लियर या जो सीरस सेल्स हैं, वो तो जल्दी डिसेमिनेट हो जाएगा। उसमें लिम्फोवैल्कुलर स्पेस इन्वेजन भी ज्यादा जल्दी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट में तो कहाँ कहाँ सेल्स गए हैं वही हम नहीं उसको बाद दफा आइडेंटिफाई कर पाते। तो कीमोथेरेपी बॉडी में हर जगह पहुंचती है, तो वो उन ट्यूमर सेल्स को कर सकती है। तो बाद दफा हम इसको कंबाइन करते भी हैं, कीमो रेडियो जो हम इसको कहते हैं, वो वाली चीज हम इसमें कर सकते हैं। अब ये जो है ये बेसिकली इस जब P53 म्यूटेशन आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके साथ ये HER2 भी एक मॉलिक्यूलर टाइप है, रिसेप्टर है, जिसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ जेनेटिक एनालिसिस नहीं होता, ये रिसेप्टर्स का एनालिसिस भी होता है। रिसेप्टर का एनालिसिस तो हमारे यहाँ पे भी होता है। तो ये इस जब अगर इसके साथ ये कंबाइन हो जाए तो फिर उसका प्रोग्नोसिस और भी वर्स हो जाता है। यानी खाली P53 ही काफी था, लेकिन अगर उसके साथ HER2 भी आइडेंटिफाई हो जाए जो को एग्जिस्ट कर सकता है, तो फिर उस सूरत में उसकी एग्रेसिवनेस और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली फिर इम्यूनोथेरेपी को ऐड कर देते हैं, उसकी रिकरेंस का इंतजार नहीं करते। ये तो इसमें खाली P53 है तो पहले हमने कीमोथेरेपी को दिया, कीमोथेरेपी के बाद भी रिकरेंस होगी तो हम फिर उसको इम्यूनोथेरेपी पे करते हैं। लेकिन तो इसमें जो है वो बेसिकली ये जो है ये इसमें फिर हमें वहां से हमें पता चलता है कि यस वी हैव टू व्हाट थेरेपी हैज टू बी कंबाइंड। अब इसके साथ जो ये जो HER2 के रिसेप्टर्स हैं, ये ये इसका देखना ये ऑन नहीं है। तो बेसिकली हमने फिर ये देखना होता है कि HER के साथ जो है ये ज्यादातर एग्रेसिवनेस तो बढ़ गई, लेकिन ये ज्यादातर जो है वो सीरस और क्लियर सेल कार्सिनोमास में पाया जाता है। अब एक और ट्यूमर ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है जो कि PTEN है। अब PTEN है जो ये कि इसमें इस अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए तो इसको भी हम कीमोथेरेपी और इम्यूनोसप्रेसर्स के साथ, इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनोसप्रेसर्स भी आते हैं, तो उसमें कीमोथेरेपी और इम्यूनोसप्रेसर्स को कंबाइन, यानी जैसे जैसे हमने एक मॉलिक्यूलर टाइपिंग आइडेंटिफाई की वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि अब इस केस को हमने क्या करना है। सो केस टू केस द ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी अ सेम ट्रीटमेंट अक्रॉस द बोर्ड। क्योंकि पहले हम यही करते थे कि एक ही ट्रीटमेंट है, हमें पता है सर्जरी करनी है, फिर हमने रेडियोथेरेपी देनी है या कीमोथेरेपी देनी है। लेकिन अब टारगेटेड थेरेपीज का जो जमाना आ गया, उसमें तो सिर्फ सेल्स को टारगेट करना है। तो अब फ्यूचर ट्रीटमेंट्स में क्या आ जाता है? फ्यूचर ट्रीटमेंट्स बेसिकली रिलाय करती हैं ऑन द मोलेकुलर एनालिसिस। ये है जो अब फ्यूचर है, और कुछ पता नहीं कि ये कुछ 6 महीने बाद ये एक नई स्टेज आ जाए जिसमें ये उसको हिस्सा बना दिया जाए, बिकॉज द साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट। अगर जो उसमें फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला इशू हमारी जैसी कंट्रीज में विल स्टिल परसिस्ट, तो हम तो अभी तक यही कर रहे होते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा हमें एस्ट्रोलॉजिकल टाइप पता है, और बाज दफा तो वो भी हमें पता चलता है जब हम सर्जरी करके खत्म कर चुके होते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव वन स्टेप सर्जरी, जैसे बहुत ज्यादा कोई सर्जिकली अनफिट पेशेंट हो तो उसमें हम ये करते हैं। लेकिन जो हमने एक बिल्कुल पहले वाली स्लाइड पे एक मेंशन किया था कि कुछ एसोसिएशंस होती हैं, क्लिनिकल एसोसिएशंस होती हैं
जो कि डिटरमिन करती हैं कि इसका प्रोग्नोस्टिक वो क्या है। तो अगर अगर उस पे जैसे टाइप 2 वाले ट्यूमर जो हैं उनकी कुछ क्लिनिकल एसोसिएशंस फर्क है, सो एटलीस्ट वी कैन एंटिसिपेट ऑन दैट, किसी हद तक हम उसकी वो कर सकते हैं, बट द साइंटिफिक थिंग वुड बी टू गो फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी फर्स्ट एंड देन टू गो फॉर द सर्जरी अकॉर्डिंगली। अब जो प्राइमरी जो है सिंगल जो अब इसमें दूसरा जो फ्यूचर ट्रीटमेंट है वो ये कि सिंगल एजेंट इम्यूनोथेरेपी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज, इम्यूनोथेरेपी को किसी और के साथ कंबाइन करता, बाईपासिंग द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इम्यूनोथेरेपी के कम होते हैं क्योंकि ये टारगेटेड थेरेपी। तो प्राइमरी पोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी। Maintenance treatment add immunotherapy to chemotherapy and with the addition of PARP1। PARP1 ये मेंटेनेंस थेरेपी होती है, यानी पेशेंट को आपने एक इनिशियल दे दी, इम्यूनोथेरेपी खाली दी या कीमोथेरेपी के साथ मिला दिया, उसके बाद अब PARP1 आई तो उसके साथ फिर आपने उसको कंबाइन कर दिया। तो ये उन केसेस में ज्यादा बेनिफिशियल होता है जहां पे ब्रेका म्यूटेशंस होती हैं या जहां पे PTEN पॉजिटिव आ जाता है, डेफिशिएंट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आता है। तो क्योंकि PTEN वो है जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है बेसिकली। रिकरेंट डिजीज बार बार हो रही है तो उसमें एंटी एंजियोजेनिक ट्रीटमेंट दी जाती है जिसमें वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट किया जाता है। PARPI भी दे सकते हैं, लेट्रोजोल भी दे सकते हैं, फिर CDK4 इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, CDK6 एंजाइम भी दे सकते हैं, देयर आर मेनी मोर। ये तो याद भी नहीं रहेंगे, ये मैं भी पढ़ के ही बता रही हूँ वरना याद ऐसे मुझे भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि आपको सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, CDK इनहिबिटर्स और ये सारी चीजें हैं जो अलोन भी दी और इसके अलावा एंडोक्राइन जो है ट्रीटमेंट, तो ये सारी हम विद और विदाउट कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं। तो ये हो गया। न्यू एडजुवेंट थेरेपी वो होती है जो हमने सर्जरी से पहले देनी होती है, एडजुवेंट थेरेपी वो है जो पोस्ट ऑप हम देते हैं। तो जो पोस्ट ऑप हम देते हैं उसमें यही है मोटी मोटी चीजें, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड यूज ऑफ हार्मोन। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है इसको सिर्फ एक आध मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्यूनोथेरेपी वो चीज है जो कि बूस्ट करती है नेचुरल इम्यून सिस्टम को, या तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी क्योंकि बेसिकली जो ट्यूमर सेल्स हैं दैट एक्ट एज एन एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगा ताकि वो उसको एनगल्फ कर लें और उसको वो साइकिल ब्रेक हो जाए। या फिर जो हैं उसमें हम स्पेसिफिक एंटीजेंस हैविंग लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये है जो इसमें हम ये जो कीमोथेरेपी के साथ या रेडिएशन के साथ सारे सेल्स इफेक्ट होते हैं, मैनी साइड इफेक्ट्स। लेकिन जो इम्यूनोथेरेपी है उसमें सिर्फ ये सिलेक्टिवली कैंसर सेल्स को किल करता है, सो फ्यू टू नो साइड इफेक्ट। तो ये बेसिकली वही है, सारी चीजें ये वही है इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड हैं, जिसमें अब इम्यूनोथेरेपी के आगे से बेसिकली ये डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन है। इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स आर क्वाइट कॉमन जो कि हम देते हैं, ये एक उनमें एक इम्पॉर्टेंट सब क्लासिफिकेशन है। फिर इसमें साइटोकाइन इनहिबिटर्स होते हैं, कैंसर वैक्सीन होती हैं, ठीक है। तो ये है जो कि अभी तक का इसमें ये है। तो अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो उसको हम देख लेते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस? हाँ जी, कोई क्वेश्चंस? मैडम ये जब एग्जाम में आएगा हमें टॉक्स के वाइवा में, तो हाँ, उसमें हमें किस तरह से स्टेज देंगे, हम नहीं प्रेजेंट कर रहे होंगे उनको देखो,
ला रहे होंगे, देखो नहीं, तो वो हमें इसमें किस तरह से आपने फेस है? नहीं, देखो ये है जो फ्यूचर है, फ्यूचर है, और अभी जिसपे काम हो भी रहा है, यानी दुनिया में कहीं भी अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब है आपको उसका पता होना चाहिए। और ये यूएसए यूके में ये हो रहा है, उनका एनआईएच जो है, वो जो उनका कैंसर का सारा पूरा एक वो बोर्ड है, वो ये करते हैं। मैंने बताया ना कि फाउंडेशन वन के नाम से उनके लैब्स हैं जो खास तौर पे ये वाला सारा कुछ करते हैं। तो कहीं भी अगर काम हो रहा है तो यू आर सपोज टू नो बीइंग पार्ट टू कैंडिडेट्स। लेकिन जो हम जो अब ये जो मैम गाइड अगर हैं ये वो हैं जो ज्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, यानी ये जो स्टेजिंग है, ये फीगो की स्टेजिंग तो दैट इज फॉर ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हर एक कंट्री मॉलिक्यूलर टाइपिंग नहीं कर जी सकता। जैसे हमने भी अगर किसी की करवानी हो तो वो यहाँ की लैब्स के थ्रू बाहर ही जाती हैं। मतलब यहाँ पे इवन शौकत खानम भी आई डोंट थिंक के कर रहा होगा। तो बल्कि नहीं होता, क्योंकि ये जो एक दो केसेस मैंने अपने जानने वालों में ही थे, उन्होंने भी बाहर ही भिजवाया था। तो अब जो वहां से चीज होके जब मैम आती है, अगर तो यू मस्ट नो जस्ट द बेसिक प्रिंसिपल। ये इतने सारे नाम याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, बट दैट वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, कि इसमें हमारी जो क्लिनिकल मैम एप्लीकेशन है। लेट्स से अगर एग्जाम में हम्म लेट्स से अगर वो कहते हैं कि मोर देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम इन्वॉल्व्ड, जैसे हम्म एक केस आ जाता है फर्स्ट करें टॉक्स में, हाँ जी। वो कहते हैं हम्म मोर देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम इन्वॉल्व्ड, तो हम्म उसकी हम जो ट्रीटमेंट है वो किस हिसाब से करेंगे? रेडिकल हिस्टेक्टमी करवाएंगे या टोटल डेफिनेटली एब्डोमिनल डेफिनेटली, हिस्टेक्टमी क्योंकि देखो करवाएंगे? सिंपल टीएच बीएसओ जो है वो दैट इज नॉट फॉर ए सीए। सीए की जो हिस्टेक्टमी है वो रेडिकल ही होती है। तो हिस्टेक्टमी प्लस बीएसओ ये जी मिनिमम सर्जरी है, जो कि मोर देन लेस देन 50% जो मायोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट है, वो जाहिर है वो स्टेज 2 बी आ जाती है। ठीक है, जी जी सॉरी स्टेज 1 बी। स्टेज 1 सी में तो फिर एग्रेसिव टाइप वन ऑफ बी हो जाता है। तो सॉरी 1 ए में, 1 बी में तो मोर देन 50% आ जाएगा। तो उसमें सर्जरी ही है और रेडिकल हिस्टेक्टमी है। अब अगर इसमें जो हमने अभी एक पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया कि अगर फर्ज किया उस पे आ जाता है यही स्टेज लेस देन 50% मायोमीट्रियम है, लेकिन उसकी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप आ जाती है क्लियर सेल, तो फिर आपको खाली रेडिकल हिस्टेक्टमी और बीएसओ से काम नहीं चलेगा, फिर आपको इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी करनी पड़ेगी। और ये हम्म सारा कुछ इस वक्त मॉडिफाइड उसके हिसाब से है, मॉडिफाइड स्टेजिंग के हिसाब से है, विदाउट एनी एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूलर टाइपिंग। जब मॉलिक्यूलर टाइपिंग को आप ऐड करते हो तो चीजें बिल्कुल फर्क हो जाती हैं। वो फिर मजीद टारगेटेड थेरेपी जो है वो उसमें वो आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसमें इतना जो जी मस्ट बी थैंक यू आंसर कि पेशेंट का सिनेरियो दिया जा सकता है, पेशेंट ये है, उसको ये प्रॉब्लम है, आपने डायग्नोस्टिक डीएनसी की तो उस पे ये वाली चीज आ गई। अब उसमें आपने बाकी फर्दर आप उसमें क्या कैसे करेंगे? अब जाहिर है आपको ये पता होना चाहिए स्टेजिंग प्रोसेस इज सर्जिकल एज वेल एज वो सारा हिस्टोपैथोलॉजिकल सारा उस पे होता है। सर्जिकल एंड पैथोलॉजिकल है जो इसका यूट्राइन का है। तो उसमें सर्जरी तो आपने करनी है, आपने तो अभी सिर्फ डीएनसी की और इंसिडेंटल फाइंडिंग आ गई उसकी एंडोमेट्रियल सीए की। अब एंडोमेट्रियल सीए में उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप को जानना बहुत जरूरी है, ओनली देन यू कैन स्टेज इट। ठीक है, स्टेज हिस्टोपैथोलॉजिकल पे डिपेंड करती है जो मॉडिफाइड वाली है। तो वो आप जरूरी पूछोगे हम्म कि इसकी स्टेज वो क्या है, फिर आपने स्टेज करना है। स्टेज विल बी बाय यूजिंग सर्टेन इमेजिंग स्टडीज। ठीक है, अब क्योंकि इमेजिंग स्टडीज में अगर फर्ज किया वो उस पे आ जाता है, कोई ओवरी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, सब सिरोजा इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो आपकी सर्जिकल एक्सटेंट सब चीजें फर्क हो जाएंगी। तो दिस इज द आंसर, जिसमें कि आपने क्योंकि अब बेसिकली अब चूंकि अब आपके जो एविडेंस ये जो है टॉक्स हैं, इसकी ब्यूटी ये है कि अब ये बिल्कुल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे होते हैं, दैट आर नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रैक्टिस। इंडिविजुअल प्रैक्टिस में वरना ये भी होता था कि अच्छा आपने तो मतलब हिस्टोपैथोलॉजी का स्पेसिमेन तो हो ही जाएगा हिस्टेक्टमी के बाद,
तो उसमें पता चल जाएगा मोर देन या 50 लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट, या उसमें क्या है, मेलिग्नेंसी है भी या नहीं है, बेसिकली टू बाईपास द सर्जिकल प्रोसीजर जो डीएनसी वगैरह से है। तो अब आपने साइंटिफिक तरीके से चलना है, ठीक है। फर्स्ट एंडोमेट्रियल बायोप्सी, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर फिर बाकी सारी चीजें बेस करेंगी। और जो आपकी जो इसका जरूरी हिस्सा है स्टेजिंग का, वो है हिस्टोपैथोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोपैथोलॉजी, और उसकी जो है वो उसका बेसिकली उसकी स्टेजिंग उस पे आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर फर्ज किया किसी वक्त ये मॉलिक्यूलर वाली चीजें ऐड हो जाती हैं, तो उसमें हो सकता है ये भी हो कि मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग में ये है, या आपने फर्ज किया इस पे जो स्टेप वाइज स्ट्रक्चर्ड वाइवा चलता है कि ये अब ये पेशेंट आ गया जिसका एंडोमेट्रियल से ये आइडेंटिफाइड हो गया एडिनो कार्सिनोमा है, दैट इज एंडोमेट्रॉइड। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो तो वो एग्रेसिव में आ जाता है। तो एंडोमेट्रॉइड एडिनोमेटस कार्सिनोमा है, तो उसमें अब आप मजीद क्या करोगे, फिर आपने उसको स्टेज करना है। स्टेज करने के बाद फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट बतानी है। ट्रीटमेंट में जब आप सर्जरी करोगे, सारा कुछ करोगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग होती है, उसके लिए आपको हिस्टेक्टमी करने से पहले आप पता चला लेते हैं। तो इसलिए कि जो आपने डीएनसी पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी का सैंपल लिया होता है, ये मॉलिक्यूलर टाइपिंग उस पे भी हो जाती है। यू नीड नॉट टू गो फॉर हिस्टेक्टमी उसकी मॉलिक्यूलर टाइपिंग के लिए। तो इसलिए जो है वो आपको वो काफी है। तो मॉलिक्यूलर टाइपिंग भी अगर किसी वक्त आ गई, अभी तो नहीं है उसका हिस्सा, और ना ही मेरा ख्याल है क्वेश्चन में वो चीजें डाली जाती हैं जो इस वक्त जो फ्यूचर से रिलेटेड हो। फ्यूचर से रिलेटेड कोई एक आध क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दैट टॉक्स पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो उसका फ्यूचर मॉलिक्यूलर टाइपिंग ही है, which should be applicable to all countries। अभी ये प्रैक्टिकल है इन few countries only। तो इसलिए जो है वो अभी हमारी रूटीन की प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। बस और तो नहीं कोई क्वेश्चन, फिर क्लास को खत्म करें। चलें जी, वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह। और ये जो कुछ आप लोगों ने जो कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनमें से फिर देख लेंगे कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। ओके।